Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Santosh and you are watching my channel शिक्षा निकेतन. व्यूवर्स, आज मैंने अपना टॉपिक लिया है क्लास 9th सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जिसके की राइटर हैं आपके हर्ष मंडेर जी, और इन्होंने इस लेसन को एक सत्य घटना पर लिखा है. ये सत्य घटना इसलिए है क्योंकि 27 अक्टूबर 1999 में हमारे देश के एक प्रदेश उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसने कि पूरे उड़ीसा को झकझोर कर रख दिया था. हवाएं 350 किलोमीटर्स की रफ्तार से बह रही थी. कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक बारिश बरस रही थी, जिसने आधे से ज़्यादा उड़ीसा को डुबो दिया था. समुद्र तटीय इलाके होने की वजह से इतनी ज़्यादा नुकसान हो गई थी कि सेनाएं बराबर अपनी सेवाएं वहां पे दे रहे थे. लोगों को जान माल की हानि से बचाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे उस प्रदेश को काफ़ी सारी क्षति उठानी पड़ गई थी. तो उसी पर आधारित है आज का हमारा चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को. व्यूवर्स, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक 19 साल के लड़के से जिसका नाम प्रशांत है, और उसके माँ के मृत्यु के 7 साल पूरे हो चुके होते हैं, और अब वो अपने गांव से 18 किलोमीटर आगे इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाने के लिए निकलता है, जहां पर कि उसका एक मित्र रहता है. और वो डेट है आपका 27 अक्टूबर 1999. वो अपने मित्र के यहाँ पहुँचता है, और शाम को ही एक बड़ा भयंकर साइक्लोन चक्रवात वहाँ पे चालू हो जाता है. हवाएं 350 किलोमीटर्स की रफ्तार से चल रही होती हैं. जो समुद्र है, समुद्र से साइक्लोन बवंडर बनता है, और वो उस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है. बड़े बड़े पेड़ अपरूटेड हो जाते हैं, जड़ से निकल कर इधर उधर फेंक दिए जाते हैं. हवाएं इतनी तेज़ बहती हैं कि जो मिट्टी के घर होते हैं उन सब को वो तोड़ डालते हैं. तूफ़ान इतना तेज़ रहता है, चक्रवात इतना तेज़ रहता है कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को वो नष्ट कर देते हैं. इसी तरह सौभाग्य से जो प्रशांत है, वो अपने जिस मित्र के यहाँ गया हुआ रहता है, उसका घर ईंटे का बना होता है, सीमेंट का बना होता है. इसलिए ये सौभाग्य होता है कि इनका घर सेफ रहता है. किंतु जो उनके घर में भी हवाओं की वजह से, चक्रवात की वजह से दरारें पड़ जाती हैं. लेकिन हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ बहती हैं, चक्रवात इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं. धीरे धीरे यही प्रक्रिया बाढ़ में बदल जाता है, और उनके घर में भी पानी भर जाता है. तब ये प्रशांत अपने मित्र के साथ मित्र के ही घर के टॉप पे जाके, छत पे जाके, टेरेस पे जाके ये लोग रिफ्यूज़ी के तरह रुकते हैं, और 36 आवर्स तक वो वहीं पर कंटिन्यू बैठे रहते हैं. हवाएं अगले मॉर्निंग को कम हो जाती हैं, लेकिन बारिश बराबर कंटिन्यू होती रहती है. इस तरह 2 दिनों तक उन्हें एज अ रिफ्यूज़ी अपने घर के, या कह लीजिए प्रशांत जो अपने मित्र के यहाँ गया था, उस मित्र के छत पे उनको एज ए रिफ्यूज़ी बन के रहना पड़ता है. ये सौभाग्य की बात रहती है कि जो पेड़ उखड़ के गिरते हैं, उसी में से 2 कोकोनट के ट्री इनके छत पे इस तरह से गिरते हैं, जिससे कि वो कोकोनट वो लोग तोड़ के आराम से खाते रहते हैं, और उसका पानी पी के अपना 2 दिन वो लोग गुजर बसर करते हैं. 2 दिनों के बाद जब बारिश का पानी उतरने लगता है, बाढ़ का पानी
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता है, चक्रवात रुक जाता है, तब प्रशांत ये सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वो घर जाने के लिए व्याकुल हो जाता है। ये 2 दिन वो जो छत पे बैठा रहता है प्रशांत, इस तरह से वो टेरर में आ जाता है कि वो रोता भी है, घर के लिए परेशान भी होता है, लेकिन बारिश के आंसुओं से उसकी सारी आंसुएं भी धुल जाती है, उसके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं रहती। और इन्हीं दोनों में वो इतना परेशान हो जाता है अपने परिवार को लेके कि कब बारिश रुके और कब मैं अपने फैमिली में दोबारा जाऊं। तो जैसे ही 2 दिन बाद बारिश रुकती है, थोड़ा सा बाढ़ का पानी उतरता है, वो तुरंत निश्चय करता है कि मैं अब अपने घर के लिए निकलूँगा। लेकिन ये 2 दिन प्रशांत के लिए 2 साल के समान लगता है। प्रशांत सोचता है कि मैं कितनी जल्दी अपने घर को पहुंचूं, इसलिए वो अपने मित्र की फैमिली से अलविदा कहता है। हालांकि स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं रहती, बाढ़ अभी भी उतना ही बना रहता है, पानी हल्का फुल्का निकला होता है, लेकिन पूरा पानी नहीं निकला रहता। लेकिन तब भी अपने दोस्त से अलविदा लेता है और अपने हाथ में एक बड़ी सी स्टिक लेके इरसामा से, जहाँ पर कि वो आया रहता है, उसका दोस्त जहाँ रहता है, जो कि उड़ीसा का ही एक गांव है, वहाँ से वो बड़ी सी एक स्टिक लेकर उसी बाढ़ के पानी में निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। और जब वो इस बाढ़ में निकलता है तो पहल तो उसे वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा मिलता है कि उसे लगता है कि वो नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी ताकत बटोरता है और सारी ताकत बटोर कर वो उस बाढ़ में निकल पड़ता है। लेकिन उसे वो यात्रा, वो 18 किलोमीटर की यात्रा ऐसा लगता है जैसे कि वो 18 दिन में पूरा कर पाएगा। फिलहाल वो कभी ना भूलने वाले उस यात्रा पे वो निकलता है। अपने इस छड़ी से वो लोकेट करता है अपने रास्ते को कि कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे गड्ढा है। उस तरह लोकेट करता हुआ, छड़ी को यूज़ करता हुआ वो आगे बढ़ता है। कहीं कहीं पे तो वो रास्ता भी भटक जाता है और कहीं ऐसे जगह उसकी छड़ी पड़ जाती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और उसे तैर के भी आगे जाना पड़ता है। लेकिन वो तब भी नहीं रुकता, उस बाढ़ के पानी में जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। सौभाग्यवश थोड़े ही आगे जाने पर उसे अपने अंकल के 2 मित्र भी मिल जाते हैं और वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ में आगे की यात्रा को करेंगे, क्योंकि वो भी सेम गांव जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी भयावह, या यूँ कह लीजिए कि उस जगह की भयावह चीज़ देखकर सबका दिल दहल जाता है। जब प्रशांत और आगे बढ़ता है अपने दोनों अंकल के दोस्तों के साथ, तो पानी में कई तरह के डेड बॉडीज़ वो देखता है, मर्दों की, औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के, इवन कैटल्स के, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, हर एक तरफ जहाँ पर भी उसकी निगाह जाती है, हर तरफ उसे सिर्फ डेड बॉडीज़ ही दिखती हैं। वो और उसके दोस्त के अंकल के दोस्त लोग उन डेड बॉडीज़ को किनारे करते हुए वो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन डेड बॉडीज़ को देख के प्रशांत बुरी तरह से टूट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अंकल के दोस्त उसको समझाते हैं और फाइनली वो अपने गांव पहुंचता है कालीकुदा। जब वो अपने गांव कालीकुदा पहुंचता है तो वहां पे जाके उसे देख के और ज़्यादा सदमा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रशांत का घर होता है वहां पर प्रेजेंट टाइम में सिर्फ घर का छत दिख रहा होता है और डार्क पानी में, पूरे गंदे पानी में सिवाय पेड़ पौधों के उसे और कुछ नहीं दिखता। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो कालीकुदा के रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा और वहाँ पे जाके पता करेगा कि उसकी फैमिली कहाँ है, सरवाइव कर पाई है कि नहीं कर पाई है। जब ये रेड क्रॉस
शेल्टर में जाता है तो सौभाग्य से सबसे पहले उसे अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर दिखती है, जिसे कि देखकर वो समझ जाता है कि निश्चित रूप से 2 दिन से या 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, वो ठीक से चल भी नहीं पाती, और इसको देख के वो फपक फपक के उसकी दादी माँ रोने भी लग जाती है। वो आता है, दादी माँ को ढाढ़स बंधाता है। उसके साथ साथ उसके फैमिली के और भी भाई बहन, मदर फादर सब उसको वहाँ पे मिल जाते हैं। जब वो उन सब को वहाँ पर देखता है और रेड क्रॉस शेल्टर पर देखता है, तब उसको सुकून मिलता है। ये होता है कि हाँ, कम से कम मेरी फैमिली सेफ है। लेकिन ये तीसरे दिन की घटना होती है जब ये अपनी फैमिली को मिल जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब शुरुआत होती है तो डिसाइड करता है कि इस शेल्टर को पहले खाने की व्यवस्था की जाए। क्यों? क्योंकि उस शेल्टर में, रेड क्रॉस शेल्टर में, सिवाय नारियल के और कुछ नहीं रहता, और वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। इतना ही पर्याप्त मात्रा में नारियल था जितना कि लोगों ने यूज़ किया। अब वहाँ पर वो नारियल का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका होता है, जिस वजह से अब वहाँ पर भुखमरी की स्थिति आ जाती है। और अब प्रशांत ये डिसाइड करता है कि अब हमें कुछ करना होगा। इसलिए प्रशांत अपनी उम्र के दूसरे लड़कों और बड़े बुजुर्गों को लेकर एक ग्रुप तैयार करता है, और उस ग्रुप को लीड करता हुआ वहाँ के साहूकार के पास जाता है और उससे चावल देने की डिमांड करता है। फाइनली सब लोगों के प्रेशर पे आके वो साहूकार उन्हें चावल दे देता है। तो उस दिन सब लोग खुशी खुशी उस चावल को ले आके पकाने की व्यवस्था करते हैं। पकाते कैसे हैं? वहाँ पर जो टूटे हुए पेड़ों की जो टहनियाँ होती है, पत्तियाँ होती हैं, उसको वो लोग इकट्ठा करते हैं, उसको जलाते हैं, जला के उसमें चावल पकाते हैं। उस समय कोई ये भी नहीं ध्यान देता कि चावल खराब हो चुका होता है, लेकिन तब भी सब लोग उस चावल को जैसे भी हो पकाते हैं। पका के सब लोग पहले खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। वो फर्स्ट टाइम होता है उस 4 दिन 5 दिनों में, वो पहली बार होता है जब वहाँ के लोग भर पेट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रशांत अपना नेक्स्ट टास्क देखता है कि वहाँ पर गंदगी बहुत फैली हुई होती है। बाढ़ का पानी उतर जाने की वजह से बहुत सारे डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी होती हैं। कुछ लोग चोटिल हो चुके होते हैं, वुंडेड होते हैं, जख्मी होते हैं। कुछ लोग बीमार हो चुके होते हैं। कुछ लोग इधर उधर जो है वॉमिट कर रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली होती है, वॉमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, गंदा माहौल रहता है। तो वो प्रशांत क्या करता है, अपने उसी ग्रुप को लेकर अपने उस शेल्टर को साफ़ सफाई करता है। नेक्स्ट डे 5वें दिन लकली सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है और वहाँ पर राहत सामग्री गिराई जाती है, खाने पीने की व्यवस्था, पैकेट्स वहाँ पे गिराए जाते हैं, जिससे 5वां दिन उन लोगों का निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे उन लोगों को फिर कोई सुविधा ना मिलने की वजह से प्रशांत ये डिसाइड करता है कि वहाँ कोई बच्चों को वो असेंबल्ड करता है और उनको कहता है कि तुम जाके रेत पे लेट जाओ और अपने पेट पे खाली तस्तरी रख लो, एक प्लेट खाली रख लो। इससे ऊपर से कोई भी अगर हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो तुम्हें देख के वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, तो वो डेली हमें खाना सप्लाई करेंगे। और प्रशांत का ये आइडिया काम करता है। और लकली हेलीकॉप्टर जब देखता है, हेलीकॉप्टर गुजरता है, नीचे देखता है कि बच्चे लेटे हुए हैं पेट पे थाली रखकर, तो वो फिर पर डे वहाँ पर खाने की सप्लाई देने लग जाते हैं। लंच खाने के पैकेट्स वहाँ पर गिराए जाते हैं, राशन पानी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कम से कम इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था चालू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क प्रशांत देखता है कि इस त्राही में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके होते हैं, बहुत सारी औरतें विधवा हो चुकी होती हैं। तो वो क्या करता है, उन बच्चों को वो कलेक्ट करता है, उन औरतों को कलेक्ट करता है और बच्चों को औरतों के पास छोड़ के औरतों से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उन अनाथ बच्चों की देखभाल करें,
इससे उन बच्चों को एक परिवार का प्यार भी मिल जाएगा और उन औरतों को एक सहारा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो शेल्टर के दूसरे मर्द होते हैं उसको वो असेंबल करता है और सबसे कहता है कि आप लोग खाने पीने की व्यवस्था करिए, शेल्टर को साफ़ सुथरा करिए और फिर से रीअरेंजमेंट में लगिए। लेकिन डे बाय डे, 6वें दिन 7वें दिन जब इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है, तब प्रशांत ये देखता है कि अब वहाँ के लोगों की स्थिति, मेंटली स्थिति उन लोगों की ख़राब हो रही होती है। औरतें धीरे धीरे डेप्थ में जा रही होती हैं, बच्चे धीरे धीरे वो भी मासूमियत में कहीं ना कहीं तड़प रहे होते हैं। तो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ पर एक गेम अरेंज करता है, क्रिकेट गेम अरेंज करता है। और चूंकि उसे खुद भी क्रिकेट पसंद है, इसलिए वो सारे बच्चों को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वो क्रिकेट मैच स्टार्ट करता है। बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वो उस अपने डेप्थ में जा रहे होते हैं, जो उनकी मानसिकता उसको वो बाहर करवा लेता है। साथ ही औरतों को एनजीओ के प्लान में वो इन्वॉल्व करवाते हैं और औरतों से कहता है कि वो फूड फॉर वर्क में औरतें ज्वाइन करें, उसको करें, एनजीओ के साथ मिलकर खाना बनाएं, पूरे शेल्टर को खाना प्रोवाइड करें। इससे उनकी भी जो लोनलेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह वो औरतों को और बच्चों को वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके शेल्टर को सुधारने में लगा रहता है। लकीली उस समय गवर्नमेंट की भी स्कीम आती है और वो अनाथ हो चुके बच्चों को और विधवाओं को एक इंस्टीट्यूशंस मुहैया कराते हैं जहाँ पर कि इनको रखा जाए। हालांकि गवर्नमेंट के इस प्लान को शेल्टर के कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। वो इसको ये सोचते हैं कि अगर औरतें वहाँ पे रहेंगी तो अपने आप को अकेले फील करेंगे, वो और ज़्यादा डेप्थ में चली जाएंगी। बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग उस गवर्नमेंट की स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन प्रशांत उन सब को समझाता है कि नहीं, वो इंस्टीट्यूशन सबके भले के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ औरतें उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगी तो उनको वहाँ पर सहारा मिलेगा, खाने पीने की समुचित व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ बच्चों को वहाँ पर प्यार मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वही औरतें उनको पाल पोस के बड़ा करेंगी। तो लोग एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो इस तरह किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली प्रशांत उन सबको कन्विंस कर लेता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने के लिए जहाँ पर कि गवर्नमेंट उन लोगों को व्यवस्था देती है। अब 6 महीना बीत चुका होता है, सभी चीज़ें स्थिर हो चुकी होती हैं, सब लोग अपने अपने जगह सुनिश्चित हो चुके होते हैं। अब जब प्रशांत स्वयं को देखता है तो वो यही सोचता है कि मैं क्या था और आज मेरा चेहरा क्या हो गया, मेरी स्थिति पहले क्या थी अभी क्या है। लेकिन उसे कम से कम दिल से ये खुशी मिलती है कि फाइनली वो अपने गांव के लिए और उस परिस्थिति से निकलने के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर चुका होता है जिसकी कि उसे उसके गांव वालों को ज़रूरत रहती है। और अब पूरे गांव वाले सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढते हैं, वो चेहरा और किसी का नहीं, प्रशांत का होता है। कोई भी दिक्कत होती है तो सब सिर्फ और सिर्फ प्रशांत को ही खोजते हैं। तो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और नाउ अब आप इन सब के इस लेसन्स के क्वेश्चन आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्यूवर्स, that's the end of my side. I will be right back again with a new story, with a new chapter of Supplementary Reader Class 9th. Till then, goodbye, bye-bye, and do take very good care of yourself.